हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में, जो कि हमारी क्विक रिवीजन सीरीज भी है, आइए क्विकली रिवाइज करते हैं टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड डेटा। तो सबसे पहला जो एक बेसिक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि डेफिसिट क्या चीज है। तो सामने जो आप इमेज देख रहे हैं, हालांकि इसको हम थोड़ा जूम करके भी देखेंगे, ये इमेज किस चीज की है? ये आपके बजट की इमेज है, जिसमें सरकार क्या बताती है, कितना पैसा वो यहाँ पर कमाएगी अर्थात रिसीट्स, और कितना पैसा वो यहाँ पर खर्च करेगी अर्थात एक्सपेंडिचर। उसके माध्यम से सरकार पूरा अपना एक डेटा सेट तैयार करती है कि ये हमारे द्वारा यहाँ पर खर्च किया जाएगा। तो बजट 2023-24 के हिसाब से क्या सरकार द्वारा एस्टिमेट्स रखे गए वो आप यहाँ पर इन वैल्यूज में देख सकते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन आता है कि डेफिसिट क्या चीज है। डेफिसिट का मतलब होना कि किसी चीज की कमी हो रही है। तो जब सरकार यहां पर एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी अपनी रिसीट से, कि आमदनी ठन्नी है, खर्चा रुपया है, तो उस केस में सरकार को यहां पर कमी पड़ जाएगी पैसों की, डेफिसिट यहां पर क्रिएट हो जाएगा। और उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए फिर सरकार को यहां पर बोरोइंग्स करनी पड़ेगी, तो वो आपका डेफिसिट यहां पर कहलाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ डेफिसिट है। सबसे पहली यहां पर आती है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या बात रखी गई है कि बेसिकली सरकार द्वारा ओवरऑल कितना खर्चा किया गया है और ओवरऑल कितना पैसा यहां पर कमाया गया है। तो फॉर्मूला तो यहां पर दे दिया गया है, आइए देखते हैं। तो बेसिकली यहां पर हमने क्या देखा कि सरकार द्वारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो वो 9th जो आपकी वैल्यू है वो से यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है जी। पर सरकार ने कितना पैसा कमाया उसका हम कैसे पता लगाएंगे? कि पहली चीज रेवेन्यू रिसीट्स की डे टू डे बेसिस पर जो सरकार की इनकम यहां पर हो रही है, टैक्सेशन के माध्यम से या नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू के माध्यम से। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके लिए होमवर्क है कि कौन कौन सी आपकी कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी आइटम्स हैं जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा सरकार के जो एसेट्स हैं वो सरकार को पैसा कैसे क्रिएट करके दे रहे हैं, कि मान लीजिए कैपिटल रिसीट्स हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए इस तरीके के सरकार ने लोन्स दिए थे, उनकी रिकवरी यहाँ पर हुई है, सरकार यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके माध्यम से पैसा यहाँ पर कमा रही है, अपनी किसी भी ऐसी कंपनी में अपना स्टेक यहाँ पर बेच रही है, तो वहाँ से भी पैसा सरकार कमा रही है। बट जो 7th कैटेगरी है, इसे हमने क्यों एक्सक्लूड किया? क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि सरकार को कितना यहाँ पर उधार लेना पड़ रहा है, कितनी सरकार की, एक तरीके से हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी को क्या कहते हैं, कितना सरकार का डेट कैपिटल यहां पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। डेट कैपिटल रिसीट्स जिन्हें हम कहते हैं कि सरकार को कितना यहां उधार लेना पड़ रहा है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम बाहर रखते हैं। क्योंकि सरकार ने ये चीज नहीं कमाई है, सरकार द्वारा ये इफेक्टिवली नहीं कमाया गया है। तो अगर आप वैल्यू देखें बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज की, जो इसकी वैल्यू है 1786816, वो सेम वैल्यू आपको फिस्कल डेफिसिट में भी देखने को मिलेगी। तो मतलब जितना सरकार का फिस्कल डेफिसिट है उतना सरकार को यहां पर बोरो भी करना पड़ रहा है। जो ब्रैकेट्स में वैल्यू दी गई है वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी यहां पर दी गई है सभी के केसेस में, ठीक है। सेकंड कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, बात हो रही है रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। तो रेवेन्यू जो अकाउंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि सरकार यहां पर डे टू डे बेसिस पर कितना पैसा कमा रही है और डे टू डे बेसिस पर सरकार कितना पैसा खर्च भी कर रही है अपने ऑपरेशंस के लिए, अपनी फंक्शनिंग के लिए, सैलरीज वगैरह यहां पर दे रही है। तो वो किस में आता है? वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, जिसमें दो कैटेगरीज हैं, 11th एंड 12th। 11th है इंटरेस्ट पेमेंट्स, कि सरकार ने जो पुराने उधार यहां पर लिए हैं उसकी पेमेंट के लिए यहां पर कितना, या उसके इंटरेस्ट की पेमेंट यहां कितनी की जा रही है, या फिर सरकार द्वारा यहां पर जो ग्रांट्स दी जा रही हैं कैपिटल एसेट्स की क्रिएशन के लिए, उस पर सरकार कितना खर्च कर रही है अपार्ट फ्रॉम केपेक्स, ठीक है। ये आपके रेवेन्यू अकाउंट में यहां पर ऐड की जाती है। तो यहां पर हमने क्या बोला, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है सरकार की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट वहां पर देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सरकार को अपनी डे टू डे फंक्शनिंग के लिए यहां पर उधार लेना पड़ रहा है, अगेन जो कि अच्छा फैक्टर यहां पर नहीं देखा जाएगा, इसको सरकार को बिल्कुल क्लोज टू जीरो यहां पर लेके आना पड़ेगा। बट वहीं अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट के बारे में, क्या वो होना सही बात है? तो बिल्कुल, आपके जो कीन्स भाई साहब हैं, जॉन मेनर्ड कीन्स, वो यहाँ पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भैया फिस्कल डेफिसिट होना एक अच्छी चीज़ है, मतलब छोटा सा, ज़्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए, 1 से 3% तक अगर आपकी फिस्कल डेफिसिट चल रही है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, उतना चलता है, उतना काम कर जाता है। रीजन बीइंग, क्योंकि सरकार को यहाँ पर अगर एसेट्स क्रिएट करने हैं, इकोनॉमी को ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए, उस तरीके की यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, तो सरकार को उधार तो लेना ही पड़ेगा। तो वो जो उधार लिया जाए वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट्स की क्रिएशन के लिए लिया जाए, तब वो उधार आपका जस्टिफाइड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके डेली ऑपरेशंस के लिए अगर आपको उधार लेना पड़े तो डेफिनेटली थोड़ी दिक्कत वाली बात तो यहाँ पर है ही, ठीक है। तो ये है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। चलिए अगली कैटेगरी में बढ़ते हैं, जो हमने बात की थी यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट्स के बारे में, कि सरकार जो यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट्स करती है, तो उससे रिलेटेड फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पर क्या बोलता है कि जो ओवरऑल सरकार यहाँ पर बोरिंग कर रही है ना, उस बोरोइंग में से जितना सरकार को यहां पर अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, मतलब जो पुराने उधार की
यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, आप उसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तब आपको इफेक्टिवली क्या पता लगेगा कि सरकार को एक्चुअली करंट ग्रोथ के लिए, करंट खर्चों के लिए कितने पैसों की यहाँ पर जरूरत है। पुराने उधार को हटा लीजिए, पुराने इंटरेस्ट पेमेंट्स यहाँ पर हटा दीजिए, करंट खर्चों के लिए सरकार को कितने पैसों की जरूरत है वो हम प्राइमरी डेफिसिट से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या बोला गया कि फिस्कल डेफिसिट में से ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर बिल्कुल ही आपका जीरो प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पर देखने को मिलेगा तो उसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जितना भी सरकार बोरो कर रही है वो किस केस में कर रही है, किस पर्टिकुलर सिनेरियो में कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए यहाँ पर कर रही है। ठीक है, अगर आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है वो जीरो हो जाए तो उसका ये मतलब रहेगा कि भैया जितना भी सरकार द्वारा यहाँ पर खर्चा किया जा रहा है, वही बात हुई ना कि 17 - 11 कि फिस्कल डेफिसिट अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये है और इंटरेस्ट पेमेंट भी यहाँ पर 100 रुपये है, तभी तो आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगा। तो मतलब सरकार जो है उधार ले रही है, पुरानी इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए ले रही है। तो इस तरीके से भी अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है। ठीक है, फिर आती है आपकी फोर्थ और लास्ट टर्म, वो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली जो आपकी एक कमेटी थी, अगेन आपके लिए होमवर्क है, जिनके द्वारा सजेस्ट किया गया था, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कौन सी कमेटी ने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर दर्शाया था। उन्होंने क्या बोला कि जब हम रेवेन्यू डेफिसिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना तो उसमें हम ये जो पर्टिकुलर 12th टर्म है, जो 12th पॉइंट है, ग्रांट्स इन एड फॉर कैपिटल एसेट्स की क्रिएशन के लिए, इसे भी आप कंसिडर कर रहे हैं। आप इसे भी बाहर निकाल दीजिए, आपको और इफेक्टिवली पता लग जाएगा कि कितना आपका रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो खर्चा है आपका कैपिटल एसेट्स की क्रिएशन के लिए खर्चा है, एक तरीके से कैपेक्स में होना चाहिए, बट यहाँ पर 12th पॉइंट में ग्रांट्स के फॉर्म में यहाँ पर डाल दिया गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया गया है। तो उस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि आप इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी कैलकुलेट कीजिए, जिसमें आप रेवेन्यू डेफिसिट में से इन ग्रांट्स की वैल्यू बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो उससे आपको और आइडिया लग जाएगा कि इफेक्टिवली सरकार की जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उन्हें पूरा करने के लिए, उनकी कीमत के, उनको पूरा करने के लिए, उनके एक्सपेंडिचर के लिए सरकार को कितना यहाँ पर बोरो करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक से आपकी 4 मेजर टाइप्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। आई होप यहाँ पर क्लियर भी हो गई हो। उसी तरीके से क्या ट्रेंड्स देखे गए हैं, क्या हमारा बजट यहाँ पर बताता है कि थोड़ा सा, इतना हम ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल ही डिक्रीजिंग ट्रेंड है, बट थोड़ा सा वैसे ही आपका डामाडोल वाला ट्रेंड है। और जनरली जब आपके ट्रेंड्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो कब आते हैं, वो आते हैं आपके 5 या 6 साल या 10 साल के कंटेक्स्ट में। तो उस कंटेक्स्ट में कहीं ना कहीं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आपका कोई भी फिक्स ट्रेंड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। तो इजीली आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल उस तरीके से हमारा कोई फिक्स ट्रेंड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। हम अगर आपको कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड के फॉर्म में क्वेश्चन है तो आप उसको इजीली यहाँ पर इनकरेक्ट मार्क कर सकते हैं। तो यही बेसिक सी चीज़ें थी जो कि आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता था। आई होप आपका यहाँ पर आज वैल्यू एडिशन जरूर हुआ हो। तो इसी तरीके से आपके रैपिड रिवीजन कोर्स में भी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करवाई जा रही हैं। 1500 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। डेली बेसिस पे क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं 5 से 6 घंटे की, और उसी के हिसाब से टारगेट रखा जा रहा है कि हर एक सब्जेक्ट एटलीस्ट 200 टॉपिक्स तो यहाँ पर कवर करे। तो यदि आपको लगता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की यहाँ पर रिवीजन चाहिए तो वो भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल बिल्कुल है। सो दैट विल बी ऑल। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। प्रीलिम्स का समय अगर नज़दीक भी आ रहा है, अपनी रिवीजन के ऊपर भरोसा रखिए, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर भरोसा रखिए, और टाइम टू टाइम थोड़ा टेस्टिंग भी करते रहिएगा। और रिवीजन के ऊपर तो खासकर अपना थोड़ा फोकस रखना ही रखना है। अब नए सोर्सेज के ऊपर नहीं भागना है, जो ऑलरेडी जितना आपने पढ़ा है उसको थोड़ा अच्छे से रिटेन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।